Hello everyone, my name is Sonal Khare. I'm company secretary in practice. I'm serving the profession since last 6 years. On behalf of Business Pathshala, I'm here to discuss on the topic society and cooperative society as a social enterprises. So सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर सोसाइटीज अंडर सोसाइटीज एक्ट. सोसाइटीज़ क्या होती हैं, सोसाइटीज़ एक्ट क्या होता है और सोसाइटीज़ क्या होती हैं. तो फ्रेंड्स, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का एक्ट है जो कि 1860 में इन्फोर्स हुआ था. उस एक्ट के अंदर सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं. अब सोसाइटी होती क्या है? सो बेसिकली सोसाइटी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं साथ में फॉर एनी साइंटिफिक, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. इन सब पर्पस के लिए वो इकट्ठा होते हैं, वो एक सोसाइटी बनाते हैं. मतलब कोई भी ऐसा पर्पस जिसमें सोसाइटी को फ़ायदा मिले और वो सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो वो सोसाइटी बनती है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ सोसाइटी इज़ लीगली रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. अंडर द एक्ट सोसाइटी में बी फॉर्म्ड by way of memorandum of association by any 7 or more people associated for any literally scientific or charitable purpose. अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अंडर विच सेक्शन एंड एक्ट ऑफ सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड. तो एक्ट तो हमने देख लिया सोसाइटीज़ एक्ट 1860 का, लेकिन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के अंदर किस सेक्शन में दिया हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का? तो बेसिकली फ्रेंड्स, सेक्शन 20 ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के अंदर प्रोसीजर दे रखा है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है. ना थर्ड वन इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी. अब जैसे कि हम कोई भी सोशल एंटरप्राइज, हम कोई भी सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं थ्रू आर सोसाइटी, तो हम सोसाइटी को अगर रजिस्टर करवा लेंगे अंडर सेक्शन 20 ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860, अगर हम इसके अंदर रजिस्टर करवा लेंगे तो हमारे क्या क्या हमको फ़ायदे मिलेंगे. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा एक डायग्राम है जिसमें बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस. ऑब्वियसली इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूटरी लॉ ऑफ अ कंट्री, तो इट विल बी गिवन अ लीगल स्टेटस. उसका एक लीगल स्टेटस होगा कि एक सोसाइटी है, तो ये लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी वेस्टिंग ऑफ वेल्थ. ऑब्वियसली जब ये लीगली इन्फोर्स्ड हो गई है, जब ये लीगली वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो उसका जो वेल्थ का स्टैट्यूटरी वेस्टिंग है वो ये प्रॉपरली डिफाइन होगा. थर्ड है असिस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग. जो चीज़ रजिस्टर्ड है उसकी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने में आपको हमेशा एडवांटेजेस मिलता है, आपको हमेशा बेनिफिट होता है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट. फोर्थ वन इज टैक्स एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ऑब्वियसली जब भी आप कोई चैरिटेबल काम करते हो, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि आपकी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है, जैसे कि आपकी सोसाइटीज़ को भी काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट दे के रखे हुए हैं अंदर इनकम टैक्स एक्ट. तो अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आप टैक्स एग्जम्पशंस इजीली अवेल कर सकते हो. लास्ट वन इज असिस्ट इन ओपनिंग करंट अकाउंट. ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, उसका बैंक करंट अकाउंट बहुत ही ईजिली ओपन करती है. जो कि अनऑर्गेनाइज बिजनेस होता है, जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आपका अकाउंट भी आपका ईजिली खुल सकता है. Next question is how many members are needed to form a society and who is the governing body of the society. तो हमने फ्रेंड्स डिस्कस तो किया कि सोसाइटी क्या होता है, लेकिन सोसाइटी फॉर्म करने के लिए हमें कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है. तो फ्रेंड्स 7 या 7 से ज़्यादा लोग सोसाइटी एक साथ एसोसिएट होके सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. और गवर्निंग बॉडी कौन होती है सोसाइटी की? उसके गवर्नर्स, उसके काउंसिल्स, उसके डायरेक्टर्स, उसकी कमिटीज़, उसके ट्रस्टीज़ या कोई और बॉडी उसकी गवर्निंग बॉडी होती है. मतलब जो सोसाइटी के ट्रस्टीज़ होंगे, जो सोसाइटी के गवर्नर्स होंगे, काउंसिल्स होंगे, उसके डायरेक्टर्स होंगे, वही उसको गवर्न करेंगे. तो बेसिकली 7 या 7 से ज़्यादा लोग एक साथ एसोसिएट करके सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं और अपने में से इलेक्ट कर सकते हैं कि उनका कौन गवर्नर होगा, उनका कौन काउंसिल होगा, उनका कौन ट्रस्टी होगा. वो अपने में से इलेक्ट करके, और वही जो बॉडी इलेक्ट हुई है वही गवर्निंग बॉडी होती है. Now switching to next question, is society considered as social enterprise in India? So yes, a social enterprise or social business is defined as a business that has a specific social objective that serve primary purpose. Social enterprises seeks the maximum profit while maximizing benefit to the society and environment. Their profit are principally used to fund social program. So social enterprises का क्या objective होता है
कि वो बेनिफिट ऐड करती है सोसाइटी को। तो बेसिकली सोसाइटी इज ऑल्सो एडिंग बेनिफिट टू द सोसाइटी। वो अपने ही साथ से ज़्यादा लोगों के लिए बनी है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इज बेनिफिटिंग द सोसाइटी। तो सोशल एंटरप्राइजेस के सोसाइटी जो है वो सोशल एंटरप्राइजेस के ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली फॉल करता है। तो येस, society is a type of social enterprises. Now switching to next question, what is the purpose of society registration in India? So society registration का basically purpose क्या होता है, जिस purpose के लिए society form हुई है, जैसे कि promotion of literature, promotion of art, promotion of science, promotion of charitable object, religious object और diffusion or the use of knowledge फॉर सोसाइटी। यही सारे पर्पस होते हैं। जिस पर्पस के लिए, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए सोसाइटी फॉर्म हुई है, वही उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वही उसका पर्पस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पर्पस क्या होता है सोसाइटी का। तो जैसे कि मैंने कुछ पर्पसेस लिस्ट किए हुए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिक्स हो गया, असिस्टेंस इन चैरिटी हो गई, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड लिटरेचर इन इंडिया हो गया, डेवलपिंग मिलिट्री फंड्स फॉर ऑर्फेंस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ म्यूजियम एंड गैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग। सो सोसाइटी का बेसिकली ये पर्पस होता है, और इन सभी पर्पस में आप देखेंगे सोसाइटी ही बेनिफिट हो रही है, पब्लिक एट लार्ज ही बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए वो सोसाइटी है और इसीलिए वो सोशल एंटरप्राइज है। Now moving to next question, what are the documents required for society registration in India? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है? तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वो जितने मेंबर्स हैं, 7 या 7 से ज़्यादा जितने मेंबर हैं, सभी का पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, सभी की रेजिडेंशियल प्रूफ की ज़रूरत होती है। रेजिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या आता है? बैंक स्टेटमेंट आता है, आधार कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली क्या लिखा होता है कि क्या काम करेगी सोसाइटी, द वर्क विद द सोसाइटी इज प्रपोजिंग टू डू इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ काम ही नहीं लिखा होता है, बल्कि डिटेल्स ऑफ ऑल द मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी वो भी आता है, एड्रेस आता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, ये सारी डिटेल आती हैं। कवरिंग लेटर की ज़रूरत होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस की ज़रूरत होती है, लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने मेंबर्स बनना चाहते हैं उनकी लिस्ट, और एक डिक्लेरेशन चाहिए होता है। डिक्लेरेशन हैज़ टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रपोज सोसाइटी दैट ही इज विलिंग एंड कम्पिटेंट टू होल्ड द सेट पोस्ट। जो प्रेसिडेंट बनता है सोसाइटी का, उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक टॉप मोस्ट की पोजीशन होती है सोसाइटी की। अगर आपको वो पोजीशन मिली है, अगर आपको वो पोजीशन डिप्लॉय की जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हाँ आप ये सोसाइटी में के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। Now next question is, what is the process of society registration in India? सोसाइटी रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस होता है इंडिया में? अब हमने बात तो कर ली कि सोसाइटी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से एक्ट से अंडर गवर्न होता है, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी रजिस्टर करने का पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है नेम सेलेक्ट करना। सोसाइटी का हम क्या नाम रखना चाहते हैं, और वो नाम जो हम रखना चाहते हैं वो गवर्नमेंट ने एक एक्ट इन्फोर्स किया था, एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 का। उसके प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो, उसके प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन ना कर रहा हो, उस पर्टिकुलर एक्ट को एनालाइज करते हुए हमें सोसाइटी का नाम रखना है। जब सोसाइटी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी का ड्राफ्ट करना, जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन मेंबर्स हैं सोसाइटी के और क्या ऑब्जेक्ट है सोसाइटी फॉर्म होने का, ऑब्जेक्ट कितना है, मेंबर्स की लायबिलिटी कितने अमाउंट तक है, मेंबर्स से कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स ले रखा है। तो पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट होगा। और हमें सोसाइटी जब हम रजिस्टर करवाने जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि पैन कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा, हर मेंबर का पैन कार्ड चाहिए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि हमने ड्राफ्ट किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट होगा,
कवरिंग लेटर जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एड्रेस प्रूफ, गवर्निंग बॉडी डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके मतलब हमने नाम डिसाइड कर लिया, हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट है वो हमने डिफाइन कर लिया, वो हमने बना लिया। उसको बनाने के बाद जो हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे 2 कॉपी में। एक कॉपी वो खुद के पास रख लेगा और दूसरी कॉपी को एक्नॉलेजमेंट करके आपको दे देगा, और वो फर्स्ट कॉपी को अपने पास रिटेन करके सेकंड कॉपी में एक्नॉलेजमेंट करके आपको दे देगा और उसका प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह करके आपको देगा और वो प्रूफ होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार में सबमिट कर दिए। प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद, हर चीज़ देखने के बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो गई है। तो बेसिकली यही प्रोसीजर होता है। 2 कॉपीज़ में डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, एक रजिस्ट्रार खुद के पास रिटेन कर लेता है, दूसरा आपको एज एन एक्नॉलेजमेंट दे देता है। आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया द रजिस्ट्रार विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने सोसाइटीज़ की तो बात कर ली, हमारा जो टॉपिक था कि सोशल एंटरप्राइजेस सोसाइटीज़ के फॉर्म में भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद फॉर्म में भी होते हैं। अब हमने सोसाइटीज़ के बारे में तो देख लिया कि सोसाइटी, हमें कैसी सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी का बेनिफिट क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, कैसे रजिस्टर करने होते हैं। जितनी जानकारी हमें सोसाइटी के बारे में चाहिए थी हमने वो ले ली। हमने ये भी देख लिया कि सोसाइटी कैसे सोशल एंटरप्राइज होती है। लेकिन अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? क्या ये सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिफरेंट होती है? तो यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से गवर्न होती है और हमारी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर गवर्न होती है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस यही है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912? सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Its aim is to serve the interest of the poorer section of the society through the principle of self-help and mutual help. Basically, cooperative society का जो purpose होता है वो होता है self help and mutual help का। ये basic underlining principle होता है cooperative society का। तो basically group of individual who are joining hand for the achievement of common economic interest is basically a cooperative society. आज जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज सोशल एंटरप्राइजेस। तो अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करता है, एक सोशल इंटरेस्ट को अचीव करता है। तो अगर ये सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करता है तो ऑब्वियसली इट इज एडिंग बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड इन रिटर्न इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर डेवलप्ड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी आपकी सोशल एंटरप्राइजेस का फॉर्म है। सोशल एंटरप्राइजेस क्या करता है? सोसाइटी को सारे बेनिफिट्स ऐड करता है, जितने भी गुड्स बेनिफिट होती हैं वो सारे सोसाइटी को ऐड करता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को कर्टेल करने की कोशिश करता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी तो यही कर रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी तो सोसाइटी की बेनिफिट की बात कर रहा है। तो देयरफॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल एंटरप्राइजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल, दिस इज नॉट अ मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनका पर्पज ही होता है सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प का। जो उनका मोटो होता है वो होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये बेसिकली मोटो होता है। और सेल्फ हेल्प थी म्यूचुअल एड, ये उनका 2 मोटो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन इमर्ज which has the motto each for all and all for each and self help through mutual aid. These are the mottos of cooperative society. Now next question, how many members are needed to form a cooperative society and what is the governing law of cooperative society? So basically कितने लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए और क्या गवर्निंग? जैसे कि हमने सोसाइटी में देखा हमें 7 से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इतने लोग चाहिए होते हैं? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें 10 और 10 से मोर लोग चाहिए होते हैं
और वो सारे 10 के 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग जितने लोग हैं सबकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। अगर वो 18 साल से कम है तो दैट मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो इसका गवर्निंग लॉ है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। तो जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हो तो उसका गवर्निंग एक्ट जो होता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। Now switching to next question, what are the types of cooperative society? cooperative societies कितने टाइप्स के होते हैं? तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिंग मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिंग फार्मिंग सोसाइटी। तो कई टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे प्रोड्यूसर, जैसे फार्मिंग सोसाइटी फार्मिंग को प्रमोट करता है, हाउसिंग सोसाइटी हाउस को प्रमोट करता है, मार्केटिंग सोसाइटी मार्केटेबिलिटी करता है, प्रोड्यूसर सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के वेलफेयर के लिए होता है, कंज्यूमर सोसाइटी कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए होता है। तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स। ये लिस्ट और इंक्लूसिव है, इसमें कई टाइप्स के और आते हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स है वो यही है। Now next question, what documents are required for registering cooperative societies in India? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है? तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि हमने सोसाइटी में देखा था, पैन कार्ड सारे मेंबर्स का चाहिए होता है जो कि सोसाइटी में आएंगे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएंगे अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। सबका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट। यूटिलिटी बिल में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, ये सारे आपके यूटिलिटी बिल में आता है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्दर जब ये डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो हम एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम क्या लिखते हैं, किस ऑब्जेक्ट के लिए हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, वो कितने मेंबर हैं, उनकी क्या डिटेल है, वो क्या एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो। जब हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन जाता है तो हम एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्रॉ करते हैं। आर्टिकल एसोसिएशन में हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा रूल होता है कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या डे टू डे एक्टिविटी हम करेंगे, उस डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, पहले नंबर में लिखा है द रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल गवर्न एंड मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। सेकेंड है इट विल कंटेन द रूल्स फॉर टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी लिखा होगा। थर्ड वन इज द डिटेल्स अबाउट द मीटिंग दैट विल बी हेल्ड इन फ्यूचर। हमें साल भर में कितनी मीटिंग्स करना चाहिए, उन मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए, कितना गैप होने चाहिए दो मीटिंग के बीच में, वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेंगी। फोर्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑडिटर, कौन आपका ऑडिटर हो सकता है और कैसे आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में आपको ऑडिटर चेंज होना चाहिए, रिजाइन कर देगा ऑडिटर तब क्या प्रोसीजर अपॉइंट होना चाहिए, ऑडिटर की डेथ हो गई तब कैसे न्यू ऑडिटर इंट्रोड्यूस करें, ये सारे प्रोसीजर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सोसाइटीज मेंबर। अगर सोसाइटी के दो मेंबर के बीच में किसी पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन का क्या मेथड अपनाया जाएगा, मीडिएशन में जाया जाएगा, कंसिलेशन में जाएगा, किस तरीके से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं। वेज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी अगर हमें डिसॉल्व करना है, अगर हमें वाइंड अप करना है, वाउंड अप करना है सोसाइटी, तो हमारा क्या प्रोसीजर होगा वो सारा लिखा होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो हम अपना मेमोरेंडम बना लिया, हमने अपना आर्टिकल बना लिया। उसके बाद एक हम कवरिंग लेटर बनाएंगे जिसमें हम पर्पस लिखेंगे सोसाइटी का, और सोसाइटी जो फॉर्म कर रहा है मेंबर्स उसको साइन करेंगे। फिर हम जो सोसाइटी का हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका हमारा एड्रेस प्रूफ लगेगा, और अगर हमने उसको रेंट पे ले रखा है उस एड्रेस को तो जो उसका लैंडलॉर्ड है उसकी एनओसी लगेगी। और हमें एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ मेंबर बनाएंगे कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनेगी। And the last one is the last and the most essential document by which you need to submit is the declaration by the society's president. He must confirm that he is willing and competent to hold the set position. जैसे कि हमने सोसाइटी में भी देखा था वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो प्रेसिडेंट होगा उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि वो अपने इच्छा अनुसार ही सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन रहा है।
तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक। Now next question is what is the procedure for registration of cooperative society? cooperative society रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या होता है? हमने डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें cooperative society रजिस्टर करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेंबर सिलेक्शन। 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स मिलके cooperative society फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन वो 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग कौन होंगे? हमें मेंबर्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो इंटरेस्ट उनका डेविएट करे। अगर उनका इंटरेस्ट डेविएट करे तो ऑब्वियसली वो साथ में मिलके काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेंबर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ चीफ प्रमोटर। कौन उसका चीफ प्रमोटर होगा, कौन एक मेन पर्सन होगा जो ओवरऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग को देखेगा, उसका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी नेम। जब ये दोनों चीज़ें हमारे सिलेक्ट हो जाएंगी तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या होगा। ऐसा तो नहीं है एम्बलम एंड नेम एक्ट के अंदर हमारा कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है सोसाइटी के नाम का, तो सोसाइटी का नाम यूनिक होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो एक ऐसा क्या नाम होगा वो भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड टू द रजिस्टर्ड अथॉरिटी। जब हमारी ये सारी चीज़ें, हमारा नेम अप्रूव हो जाएगा तो जो हमने डॉक्यूमेंट पहले डिस्कस किया था, पैन कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल चाहिए, कवरिंग लेटर चाहिए, प्रेसिडेंट से डिक्लेरेशन चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लेकर 2 कॉपी में रजिस्ट्रार में जाके सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रार उसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसको देखेगा। सबमिट करने के बाद हमें एंट्रेंस फीस पे करनी होती है। एंट्रेंस फीस हम पे करेंगे, रजिस्ट्रार हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करेगा। अगर उसे लगता है कि सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए, लीगली वैलिड है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अब जब हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके बाद हम एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और जितना हमने शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखा था उतना हमें डिपॉजिट करना पड़ता है उस बैंक अकाउंट में। उसके बाद जब हम ये सारा प्रोसेस कर देंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर वो चीज़ सबमिट करेंगे शोइंग द प्रूफ कि हमने ये सारा पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो रजिस्ट्रार को दूसरी कॉपी एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। जब वो दूसरी कॉपी एक्नॉलेज कर देगा और फर्दर वो सेकेंड टाइम स्क्रूटनी करेगा कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर फॉर्मेट और सब कुछ पर्टिकुलरली लीगली वैलिड है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। So that was all about my discussion on the topic societies and cooperative societies as social enterprise. Thank you.